अपना टॉपिक है चार्ज पार्टिकल्स मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उसके ऊपर किस तरह का फोर्स लगेगा। हमें सिंपल सा मालूम है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक, तो ये अगर इसी कंडीशन को आप अप्लाइड करके रखो, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ज पार्टिकल को ले जा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड v वेलोसिटी से, तो एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। ये बात यहां तक क्लियर है। बट ये जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स क्या करेगा, उस चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करना चालू कर देगा। क्यों रोटेट करना चालू कर देगा? क्योंकि जैसे ही उस पर फोर्स लगेगा तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा चार्ज के ऊपर। टॉर्क क्या करता है किसी चीज को, टॉर्क जहां प्रोड्यूस, तो वहां टॉर्क के कारण वो घूमना चालू कर देगा। मतलब घूमना चालू कर देगा तो वहां क्या जनरली क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक ठोक सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं। सेंट्रीपिटल दो टाइप के ही तो फोर्स होते हैं। ठीक, एक क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को अंदर साइड खींच के रखता है। ठीक, जैसे हमारे अर्थ और सन के बीच में होता है, अर्थ और सन के बीच में, ये बीच में सन है, साइड साइड में अर्थ है, साइड में क्या है अर्थ, उसकी साइड में रोटेट करती है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है, इन दोनों के बीच में फोर्स एग्जिस्ट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही तो अर्थ अपने कक्ष पे ही रहता है, मतलब अपने ऑर्बिट पे ही घूमता है। अगर इनके बीच में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाइड होगा तो अर्थ धीरे 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 अपना ऑर्बिट और बड़ा करते जाएगा, और बड़ा करते जाएगा, और बड़ा करते जाएगा, और एक दिन फाइनली आएगा वो अर्थ के सन के ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। बट यहाँ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगने के कारण उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। जैसे अर्थ के बाहर मून, तो उसकी स्टेबिलिटी बनी है। ठीक, तो ये आ जाएगा एक कारण। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अगर इसी तरह से चार्ज के केस पे भी होगा, अगर चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट करेगा तो भी उसके ऊपर क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगा। पूरा का पूरा ब्रह्मांड है तो एक मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वर्क करता है। ठीक, पूरे का पूरा ब्रह्मांड मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करता है, क्योंकि सन भी क्या अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड के दायरे पे क्या आता है, अर्थ आता है, तो उसी कारण से अर्थ उसके चारों तरफ घूमता है। अर्थ क्या करती है, अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो उसके चारों तरफ मून घूमता है। ठीक है, अगर अर्थ के ऑर्बिट में कोई आ गया तो अर्थ की वो रोटेशन लगाने लगेगा, जैसे कि हमारे सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम भेजते हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे किसके कारण होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, और क्या टॉर्क प्रोड्यूस होने के कारण। तो बाकी का टॉपिक हम अगले चैप्टर में देखेंगे, कुछ इससे रिलेटेड कि किस तरह से स्पेस साइंस काम करता है, वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा। तो अभी फाइनल हमारे पास टॉपिक क्या है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैं मान लेता हूं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर साइड है। अब इसमें मैं अचानक से क्या एक v वेलोसिटी से चार्ज को भेज देता हूं, v वेलोसिटी से। ये चार्ज फाइनली पहुंचा इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक, अब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड में जाते ही इसके ऊपर फोर्स एक्ट करना चालू हो जाएगा। अब वो फोर्स इसे क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। टॉर्क प्रोड्यूस करने के कारण ये धीरे धीरे क्या एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करना चालू कर देगा। समझ आई यहां तक बात? चलो तो सिंपल से ये मैं मान लेता हूं प्लस क्यू चार्ज है मेरे पास, थोड़ा सा साफ साफ बनाते हैं। यहां मान लेता हूं मेरे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है इस पॉइंट पे। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर साइड है। ठीक, वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस समय, वेलोसिटी इसकी मैं मान लेता हूं डाउनवर्ड है, क्योंकि चार्ज क्या है इस तरह से है, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी इसकी, v नीचे साइड मान लेता हूं। ठीक, तो इसके ऊपर फोर्स किधर साइड प्रोड्यूस होगा। अगर फोर्स निकालना है तो सिंपल सा हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अपना फोर्स का डायरेक्शन थंब शो करेगा, तो जिधर साइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जाएगा उधर ही साइड अपना फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी किधर है, मैग्नेटिक अपने को v टू b जाना है। क्या होता है लेंस लॉ भी, अगर लेंस लॉ तो अभी पढ़े नहीं है, आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसे एम्पियर सेकेंडरी लॉ वाला भी अप्लाई करते हैं तो v इंटू b होता है, तो इससे भी निकाल सकते हो, चाहो तो निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा अपना, अगर मैं अपने फिंगर्स को v की डायरेक्शन में रखता हूं और उसे करली मूव करता हूं अंदर साइड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या डायरेक्शन क्या है, अंदर साइड, तो मेरा फोर्स का डायरेक्शन कहां मिल जाएगा, इधर साइड, बाहर साइड। Fm क्या मिल जाएगा, इधर बाहर साइड।
सिंपली इधर वाली डायरेक्शन पे जस्ट इसके अपोजिट पे ले लो, प्लस क्यू चार्ज यहाँ अगर मूव करके आ गया, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इधर साइड आ जाएगी, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, जस्ट इधर साइड आ जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मेंटेन रहेगा ताकि ये एक ऑर्बिट में बना रहे। समझ आई बात। सिंपल से यहाँ पास अगर निकालूंगा, आप जनरली राइट हैंड थंब रूल का अप्लाई करके हर जगह चेक कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पास अगर वेलोसिटी इधर साइड है और मैग्नेटिक फील्ड का जस्ट अंदर साइड है, तो फोर्स किधर अप्लाइड होगा, तो फोर्स अप्लाई कर लेते हैं, तो जस्ट फोर्स बाहर साइड अप्लाइड होगा। इस कंडीशन पे F क्या हो जाएगा, बाहर साइड अप्लाइड होगा। ठीक, प्लस क्यू चार्ज जब यहाँ आएगा, जस्ट यहीं पास यहाँ भी बात करेंगे तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, बाहर साइड अप्लाई होगा, Fm, और ये वेलोसिटी v हो गया। ये मतलब डायरेक्शन निकालना तो आता है ना। ठीक है, पिछले लेक्चर में देखे थे डायरेक्शन के बारे में। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो था चार्ज पार्टिकल्स मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो सिंपल अपने पास उसमें क्या फोर्स एग्जिस्ट करेगा, फोर्स कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड होगा, वी क्यू वी साइन थीटा, ये फोर्स अप्लाइड होगा, पहली बात। अब इसमें मैंने क्या बोला था, सेकेंडली इसी तरह से एक प्रोड्यूस होगा इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स समझने से पहले एक चीज और समझ लो इसी पॉइंट पे, यहाँ पर जो साइन थीटा की वैल्यू होगी, एज साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कंप्लीट रोटेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो वो तो सही है, पर अगर एक हर पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ डायरेक्शन मेरे को क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में हमेशा डायरेक्शन देखूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा क्या है, इस तरह के हर बार मैग्नेटिक फील्ड अंदर साइड है और वेलोसिटी इधर ऐसे है, या तो वेलोसिटी ऐसे है या तो वेलोसिटी इधर साइड है, तो हर एक स्टेट में वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। समझ आई बात। तो साइन ऑफ 90 पुट कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, Fm इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1, मतलब VQ V मिल जाएगा एज अ इक्वेशन 1 मान लो। समझ आई बात। सेकंड मैंने बोला था इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स CENTRIPETAL पिटल फोर्स अप्लाइड होगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये एक क्या रोटेट करेगा, तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स यानी फोर्स कितना इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमारा mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। mv²/r ही यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स चार्ज में अप्लाइड होगा हर एक पॉइंट पे। मैं यहाँ 4 पॉइंट्स के लिए दिखाया हूँ, पर हर एक पॉइंट पे इतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा। अब इतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स, ये F1 ये फोर्स और ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होंगे, इस इक्वेशन पे इक्वल होंगे। समझ आई बात। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि चार्ज कंटिन्यूअस रोटेट करते जा रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट ही करते जाएगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं सिंपली इक्वल बोल सकता हूं। तो अगर मैं Fm इज इक्वल्स टू F बोलता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, Fm की वैल्यू VQV और F की वैल्यू mv²/r। अच्छा, तो यहाँ पास से क्या कट कर सकते, एक v और एक v² यहाँ बचा है, तो ये VQ इज इक्वल्स टू mv/r और सिंपली r इज इक्वल्स टू mv/vq। तो इतना आ जाएगा रेडियस, जिस रेडियस पे ये अपना चार्ज मूव करेगा। ठीक है, अगर रेडियस मेरे को बढ़ाना है तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटानी पड़ेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जितना कम होगा उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेडियस। यही अप्लाइड होता है हमारे स्पेस साइंस में भी। सिंपल सा, अगर जिसका जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, अगर अर्थ का मैग्नेटिक बहुत ज्यादा है, अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, वैसे तो उतना ज्यादा नहीं है दूसरे प्लैनेट्स के हिसाब से अगर बोलता हूं, तो अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है तो उसके अराउंड जो मून है वो उसके बहुत पास से घूमेगा। समझ आई बात। मतलब उसका रेडियस क्या हो जाएगा, अगर मून मून की बात करूं, यहाँ पास मेरे पास मान लेता हूँ ये मून है और ये मेरे पास ऐसे इस तरह से अर्थ है यहाँ पास सेंटर में, एक एग्जांपल है, यहाँ अर्थ है, इसके बाहर में इस तरह से मून घूम रहा है। अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दूंगा
तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बढ़ाता हूं इस वैल्यू को तो सिंपली आर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब ये मून और पास से घूमना चालू कर देगा। अब आर की वैल्यू और ज्यादा घट गई, समझ आ गया। मगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से क्या होता है, रेडियस को, ऑर्बिट का रेडियस भी घटता है। तो अगर मेरे को रेडियस बढ़ाना है किसी चीज का तो मैं मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकता हूं, कम करूंगा। चार्ज की वैल्यू, क्यू की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, तो उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, पहली बात, ठीक है। इसके बाद एम, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का तो कांस्टेंट है। मून का मास क्या है, कांस्टेंट है। मास तो हर जगह कांस्टेंट है, यूनिवर्सल है ये मास, तो मास क्या है, कांस्टेंट मान सकते हो। वेलोसिटी, वेलोसिटी एक कारण है कि जो कर सकते हैं, वेलोसिटी के कारण हो सकता है ऐसा कुछ। अगर मैं वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता हूं तो जनरली रेडियस इंक्रीज हो सकता है। चलो, तो ये आ गया मेरा इक्वेशन 1, वो आखिरी को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं इसमें। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसी को जस्ट थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहे हैं, अब ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। अगर ये आर है तो इसी के लिए मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूं तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसके लिए बात कर रहा हूं ना, इसी फील्ड के लिए। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। मतलब जितना इसका सरकमफ्रेंस है उतना ही बड़ा डिस्टेंस होगा। अगर इसको पूरा सरकमफ्रेंस को यहाँ से तोड़ के सीधा कर दो तो उतना ही पूरा डिस्टेंस हो जाएगा। तो सिंपल क्या बोल सकता हूँ, सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। तो सरकमफ्रेंस क्या है इसका, 2 पाई आर, रेडियस आर मान के चल रहा हूं तो 2 पाई आर हो जाएगा। स्पीड क्या है, स्पीड मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई आर, और r की जगह क्या लिख सकता हूँ, r की जगह मैं ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ mb बाय bq, और ये v कैंसल, तो t इज इक्वल टू 2 पाई m बाय bq, ये आ जाएगा टाइम के लिए। एक और फॉर्मूला लिख लो तुरंत ही इसी के बगल में। अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, मतलब पर यूनिट टाइम में कितनी तेजी से घूमता है, पर यूनिट टाइम में, अगर कोई भी टाइम की बात करते हो पर यूनिट आवर में, एक आवर में कितने स्पीड है उसकी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पर यूनिट टाइम में उसकी कितनी वेलोसिटी है, तो उस फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूं, मतलब एफ की बात करूं, सिंपल एफ की अगर मैं बात करता हूं इसी के लिए, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय टाइम। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम ही होता है। तो जनरली मैं क्या लिख सकता हूं यहीं पास, तो सिंपल इसी वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा इनवर्स में कर दो, तो फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल्स टू बी क्यू बाय 2 पाई एम हो जाएगा, और ये आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और टॉपिक ये वाला कंप्लीट, ये हो जाएगा अपना कंप्लीट। तो ये था पहला पॉइंट, किसके लिए, अगर मेरी थीटा की वैल्यू एज अ 90 आती है, मतलब फोर्स किस डिग्री पे अप्लाइड हो रहा है, फोर्स अगर 90 डिग्री पे अप्लाइड होता है, क्योंकि हमने शुरू में ही थीटा की एज अ 90 कंसिडर करके चले थे। सेम टू सेम यही केस दूसरा देख लो, अगर क्या होती है, थीटा की वैल्यू मान लो किसी कारणवश से मेरी 0 डिग्री आती है या फिर 180 आती है, तो सिंपल सा शुरू में ही मेरा उस अप्लाइड फोर्स क्या होता है, एफ एम इज इक्वल टू वी क्यू वी साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0, मतलब एफ एम इज इक्वल टू 0। उस टाइम पे मैग्नेटिक फोर्स कुछ प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ठीक। मतलब ये केस मैं किस लिए बोल रहा हूँ, ये केस मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे पास ऐसे चार्ज है और ये मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में डायरेक्ट जा रहा है, तभी तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। मैग्नेटिक फील्ड के अगर पैरेलल जा रहा है या फिर एंटी पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा है या मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, उसी केस में थीटा की वैल्यू 0 होगी। और थीटा की वैल्यू अगर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है along द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तब उस समय क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 180 होगी। तो उस समय पे तो अपना एफ एम दोनों ही वैल्यूज पे 0 आएगा, क्योंकि साइन ऑफ 180 भी तो 0 ही होता है। ये आ गया पहला केस, हमने मैक्सिमम के लिए पढ़ा था अभी, जस्ट अगर थीटा की वैल्यू मेरी 90 हो। अब तीसरा केस देख लेते हैं, तीसरा की केस देख लेते हैं, अगर मान लेते थीटा की वैल्यू ऐसा कुछ है ही नहीं है, ना ही 90 है, ना ही 0 है, ना ही 180 है, इसके बीच की कोई वैल्यू है, मान लो 45 है या फिर 60 है, तो उसके लिए क्या है, तो एज अ थीटा कंसीडर कर लो, थीटा में कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी जोड़ते रहना, ठीक।
बस ये सारी वैल्यूज में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ जाएगा, डायग्राम भी नया बना देते हैं शुरू से इन सब के लिए। तो ये क्या हो सकता है, एक्स वाई प्लेन में ही मूव करेगा जनरली, अगर थीटा की वैल्यू कुछ भी हो एक्स वाई प्लेन में ही मूव करेगा। चलो तो मान लेते हैं मेरे पास एज एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और आसान करता हूँ पिछले वाले से, एक वाई जेड, मतलब हमारे दुनिया में तो 3D दुनिया है हमारी, ये मान लेता हूँ ये एक्स वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन थोड़ा सा और आसान कर देते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस बार मैं शो कर देता हूँ पूरी तरह से, ठीक है, अलोंग दी एक्स एक्सिस मान लो। अब यहाँ पास मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज रखा है एट अ 0 पॉइंट पे, ठीक है। अब मैं इस बार इसको कहाँ रोटेट कर रहा हूँ, एट अ थीटा एंगल पे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से, इस तरह से है, ठीक। थोड़ा गंदा टाइप का दिख रहा है, समझ के चलो, तो इसको रब करे दे रहा हूँ, अब समझ आ गया ना किधर साइड है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ ये कोई थीटा एंगल मूव कर रही है, मतलब ये थीटा एंगल ना तो इधर सीधा है, ना ही 90 डिग्री पे है, ना ही 180 डिग्री पे है, ये डायरेक्ट कोई थीटा एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। अगर ऐसे रिस्पेक्ट में देखूंगा तो ये थीटा एंगल बना रही है, तो कोई थीटा एंगल बना के ये कंसिडर कर लेते हैं। चलो तो थीटा एंगल भी बनाएगा तो अलोंग वेलोसिटी अगर v से मूव करता है, ठीक है, मान लेते हैं ये वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव करता है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसमें क्या एज अ टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वेलोसिटी के कारण इसका एक्सिस क्या आ जाएगा, v x इज इक्वल्स टू v cos थीटा, एक्स एक्सिस से हम क्या लेते हैं, cos थीटा ही तो लेते हैं, v cos थीटा हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से वेलोसिटी के कारण वी वाई में क्या प्रोड्यूस होगा, वी वाई में फोर्स लगेगा वी साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। अब इस यहां भी तो टॉर्क प्रोड्यूस ही होगा, चाहे कैसा भी केस हो, अगर वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स अप्लाइड होगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो टॉर्क प्रोड्यूस होने के कारण कुछ ये इस तरह का मोशन करेगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, एक हेलिकल पाथ मूव करता है, जिस पाथ ये जो पाथ रोटेट करता है, रोटेशन, इस रोटेशन को हेलिक्स बोलते हैं, हेलिकल पाथ ऑफ रोटेशन। तो ये कंप्लीट करेगा, अब इस तरह से ये मूव करेगा कुछ इस तरह से, समझ आया, मतलब एक पाथ कुछ इस तरह से ये ट्रेवल करता है, एक सर्कुलर पाथ रोटेट करते चला जाएगा। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसे पी से डोनेट करते हैं, इसे पिच बोला जाता है। अभी इस टॉपिक के आखिरी में देख लेंगे पिच होता क्या है आखिरकार पूरी तरह से, ठीक। चलो v cos थीटा v sin थीटा एक्सप्रेस कर दिए, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस पे तो कुछ मूवमेंट हो नहीं रहा है, इसलिए वहां पास कोई कंपोनेंट लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी उधर साइड तो जा ही नहीं रही है, ठीक। ये हो गया यहां तक। चलो अब यहाँ पास कुछ चीजें शुरू में ही समझने वाली हैं, कुछ चीजें समझ लेते हैं तो ये इक्वेशन थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। जब हम अलोंग दी एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो अगर इसकी वेलोसिटी अलोंग दी एक्स एक्सिस मतलब v cos ऑफ थीटा की बात करते हैं तो वहां थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग ही तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर वेलोसिटी को मैं कंसीडर करता हूं किसी भी फेज में, अगर वो थीटा की तरफ है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे ये थीटा की तरफ, थीटा ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मतलब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू एज जिस पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगी, मतलब वहां पास क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू एज अ 0 आ जाएगी। मतलब वहां पास का अगर x कंपोनेंट बोलूंगा तो v ऑफ x इज इक्वल टू v cos ऑफ थीटा, ये है तो vx इज इक्वल टू 0, ठीक, ये आ जाएगा, क्योंकि cos ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पास, cos ऑफ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, cos ऑफ 0, cos ऑफ थीटा की वैल्यू एज अ 90 होगा, इस 90 डिग्री थीटा की वैल्यू क्या होगी, एज अ 90 अगर मान के चलता हूं तो ये cos ऑफ क्या आ जाएगा, v cos ऑफ 0, समझ आई बात, मतलब हर एक 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, पर हम 90 को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि हम थीटा कंसीडर करके चल रहे हैं। यहाँ ये पॉइंट एक ये डोनेट समझने वाली बात है, 90 और 0 की बात नहीं करेंगे। इसके अलावा एक चीज और जो यहाँ पास हमें समझ के चलना है, दैट अगर हम थीटा लेके चल रहे हैं, थीटा मान के चल रहे हैं, तो थीटा ही एक्सप्रेस करके चलते हैं आगे, ठीक। तो 90 और 0 और 180 को यहाँ कंसीडर मत करना, अचानक से भी कहीं अगर मान लेते हैं यहाँ 90 के जैसे मैंने एक्सप्रेस कर दिया
तो ये इक्वेशन ऐसा गलत मान लिया जाएगा। ठीक, वहीं पास से आपका पूरा का पूरा अगर नीचे का कट ड्राइव भी करोगे तो कट कर दिया जाएगा। यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट जो अप्लाई होता है कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे है और वेलोसिटी उस समय क्या है, एज अ मैग्नेटिक फील्ड के जब मूव करेगा तो वेलोसिटी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसके ऊपर फोर्स कोई अप्लाइड नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसे साइड क्या है अपना फोर्स भी उस कुछ अप्लाई नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस में मैं बोल सकता हूँ सिंपली मेरे को कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। एक्स एक्सिस और क्योंकि एक्स एक्सिस, अरे मैं समझा नहीं पा रहा हूँ क्या, एक्स एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट को एज अ कांस्टेंट मान लो, इसलिए एज अ जीरो मान लेते हैं, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा तो एज अ जीरो मान लो। अब जो वैल्यू चेंज होंगी वो वी वाई पे होंगी, मतलब वी वाई इज इक्वल टू वी साइन ऑफ थीटा पे ही वैल्यूज चेंज होंगी, ठीक है। चलो, तो एफ एम इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एफ एम इज इक्वल टू वी क्यू वी साइन ऑफ थीटा, ठीक, वी क्यू वी साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी वी क्यू वी साइन ऑफ थीटा सही है। नेक्स्ट इक्वेशन इसी में अब मैम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए F की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर। और वहां पास मैं वेलोसिटी कौन से है, सिर्फ y एक्सिस में कंसीडर करूंगा, तो y एक्सिस के लिए v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v साइन ऑफ थीटा। तो इसकी जगह कंप्लीटली v साइन ऑफ थीटा का इंक्लूड करो, तो v साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अब जैसे हमने पिछले वाले केस में पढ़ा था सेम टू सेम, एफ एम ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, यहाँ एफ एम इज इक्वल्स टू एफ होगा, ठीक, दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी क्यू वी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एम बी साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर बाय आर, ये स्क्वायर और ये वी साइन ऑफ थीटा कैंसल, तो मेरे पास वी क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम वी साइन थीटा बाय आर। तो सिंपल मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल्स टू एम वी साइन ऑफ थीटा बाय बी क्यू, ये आ जाएगा आपका पहला इक्वेशन आर के लिए। मतलब एक अगर हेलिकल पाथ में वो मूव करता है, हेलिकल पाथ यानी होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक वो सर्कुलर पाथ रोटेट करते हुए आगे बढ़ते चलता है। हमने पिछले वाले में जो पढ़ा था उसमें एक ही जगह वो कंटिन्यूअस रोटेट करते रहेगा, पर यहाँ नहीं होगा, यहाँ रोटेट करते हुए वो आगे वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव भी करते चलेगा, इसी को बोला जाता है हेलिक्स। और मैंने बोला था नेक्स्ट पिच के बारे में भी बताऊंगा, तो थोड़ा देर और रुक जाओ, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आखिरी में पिच ही है तो उसको भी कंसीडर करेंगे। ये हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो, अब यहाँ पास टाइम पीरियड के लिए भी सेम टू सेम फॉर्मूला निकालना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस की जगह सिंपल 2 पाई r ही आएगा। इस बार भी r ही कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी तो r रेडियस, बार बार r रेडियस बना के ही तो मूव करेगा, हेलिकल्स में ही मूव कर रहा है पर वो भी तो r रेडियस का इंक्लूड करेगा। तो टाइम पीरियड सेम टू सेम रहेगा, v और r की जगह वैल्यूज पुट कर दो, 2 पाई r की जगह क्या, एम बी साइन थीटा बाय बी क्यू, एम बी साइन थीटा बाय बी क्यू, समझ आया। चलो, वी क्यू और ये v इंटू वी और ये v, और हाँ यहाँ पर जो मैंने v लिखा, v हम हमेशा कंसिडर करेंगे जो अपन y एक्सिस पे लेके चल रहे हैं, तो v हमेशा v की वैल्यू यही वाली कंसिडर करना है, क्योंकि v हमारा सिर्फ यही अलोंग यही एक्सिस पे कंक्लूड होगी। तो यहाँ पास भी क्या लिखूंगा, v साइन थीटा, तो ये वैल्यूज भी यहाँ क्या आ जाएंगी, v साइन थीटा इंटू बी क्यू, तो ये v साइन थीटा कैंसल, तो t इज इक्वल टू 2 पाई m बाय बी क्यू। तो टाइम पीरियड में कोई चेंजेस नहीं आया, प्रीवियस वाला भी यही इक्वेशन था, ये वाला भी इक्वेशन। फ्रीक्वेंसी के लिए भी देख लो, f इज इक्वल टू 1 बाय t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी क्यू बाय 2 पाई m, हो गया। ये तीनों इक्वेशंस को नोट कर लो, ठीक। चलो, स्टार्ट तो हो गया ना, हाँ।
अब आपने आखिरी टॉपिक मैं बोल रहा था पी के बारे में बताऊंगा, जिसे पिच बोला जाता है। ठीक, तो ऐसा पिच कंसीडर करके चलो, पिच, PITCH। ठीक, पिच इसे पिच ऑफ हेलिक्स भी बोला जाता है, क्योंकि हम एक हेलिकल के रिस्पेक्ट में इसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में। तो पिच क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। पिच यानी होता है कि एक लीनियर डिस्टेंस एक सर्कुलर मोशन में कितना कवर होता है। लीनियर डिस्टेंस मतलब अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर v वेलोसिटी से कोई चार्ज मूव कर रहा है, ये मान लेता हूं q चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो ये v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो एक रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पास से ये हाफ हो जाएगा, हाफ से यहाँ से एक रोटेशन अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो फाइनली एक रोटेशन मेरा यहीं जाके कंप्लीट हो जाएगा, एक रोटेशन पूरा का पूरा। तो ये बोला जाएगा कि कितना लीनियर डिस्टेंस, इसी को बोला जाता है पिच। पिच, तो पिच इज इक्वल्स टू पी से डोनेट किया जाता है, पिच इज इक्वल्स टू v cos ऑफ थीटा, क्योंकि हमेशा इसे लीनियर में लिया जाता है। लीनियर मतलब अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो v cos थीटा इनटू टाइम। तो टाइम का इक्वेशन पुट कर दो, एक तो ये आ जाएगा फाइनल आपका इक्वेशन, या तो इसी में t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2πm/bq। तो इसी जगह क्या लिख सकता हूँ, v cos ऑफ थीटा इंटू 2πm/bq हो गया। समझ आया पिच। तो ये दोनों इक्वेशन को भी स्क्रीनशॉट ले लो बस। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां साइक्लोट्रॉन बचा है और भी इंपॉर्टेंट लेंस लॉ बचा है, बहुत सारे इसके टॉपिक्स बचे हैं। तो उस सभी टॉपिक्स को देखेंगे, PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो इस साइड प्लेलिस्ट जो मिल रहा है, जय भारत। चलो, जय हिंद, जय भारत।